हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर, जो कि हमारा समकालीन विश्व में सुरक्षा। दोस्तों ये वीडियो वन शॉट होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और स्किप मत करना, और बिल्कुल ही देख के छोड़ मत दिया करो, देखा करो वीडियो एंड तक, ताकि आपको इस चैप्टर के रिलेटेड नॉलेज आए। अगर आप 12th क्लास में हो और आप अपने एग्जाम की तैयारी करो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यह टॉपिक है परंपरागत सुरक्षा के किन्हीं 4 तत्वों का वर्णन कीजिए। मतलब जो सदियों से चले आ रहे हैं सुरक्षा के तरीके ऐसे 4। तो पहले तरीका क्या है, आत्मसमर्पण कर देना। तो दोस्तों इसमें क्या करना होता है, दूसरे पक्ष के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना ताकि युद्ध को रोका जा सके, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए इधर। तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, ठीक है ना। मतलब यही है कि सामने वाले की बात को मान लेना बिना किसी युद्ध के। दूसरा क्या, युद्ध होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरे पक्ष सहम कर हमला करने से बाज आए, ठीक है ना। मतलब वो हमला ही ना करे, इतना ज्यादा उसको नुकसान का डर दिखा दिया जाए, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर युद्ध हो जाए तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने उद्देश्य में सफल ना हो सके और पीछे हट जाए, अथवा हमलावर को पराजित कर देना। ये सारी चीजें, ठीक है। और एक पॉइंट है शक्ति संतुलन। जो शक्ति संतुलन है वो हम आगे पढ़ेंगे, शक्ति संतुलन वाला टॉपिक, ठीक है। तो ये कुछ 4 चीजें हैं जिससे क्या कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकता है कोई देश, ठीक है। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे क्या कारण। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। जो टेररिज्म बढ़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वो किन कारणों से बढ़ रहा है हमें ये बताना है। तो देखिए, कई राष्ट्रों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। मतलब अपने पर्सनल चीजों के लिए भी आतंकवाद, जैसे कि आप किसी का मर्डर करवाना हो या कुछ ऐसी चीजें जो आप मूवी वगैरह में तो देखते ही होंगे, सुपारी देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब अगले देखो, अमेरिकी वर्चस्व नीति का इस्लामिक देशों में विरोध हुआ, परिणाम स्वरूप आतंकवाद को बढ़ावा मिला, ठीक है। अगला है, अर्थव्यवस्था के असंतुलित विकास के कारण गरीब और अमीर देशों के मध्य खाई बढ़ती गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद बना। देखो दोस्तों, अगर आप अपने आसपास के इलाकों में देखोगे तो वहां पे भी क्या होता है, कई लोग चोरी चकारी करते हैं, नशा करते हैं, और धीरे धीरे वो लोग ऐसी गतिविधियां करते हैं जो कि समाज और देश के लिए खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को हम आतंकवाद का नाम दे देते हैं। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी विकसित देशों का दबदबा रहा था तथा गरीब देशों को अनदेखा किया गया, परिणाम स्वरूप आतंकवाद का उदय हुआ। जब देखो गरीब देशों का अनदेखा किया गया, तो गरीब देशों के जो कुछ प्राइवेट एजेंसियां होते हैं, जो लोग होते हैं, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे देश के अंदर आतंकवाद और पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आतंकवाद को फैलाया जाता है, ठीक है। अपनी गरीबी दूर करने, आप कई मूवियों में देखोगे कि किस तरीके से दूसरे देशों से सेना मंगाई जाती है, प्राइवेट सेना रखी जाती है, और वो कोई भी काम करते हैं केवल किसके लिए, पैसों के लिए, ठीक है ना। तो यहीं से बात होती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे ये निम्नलिखित कारण है। ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आ सकता है, तो इतना ही आपके लिए बहुत है, ठीक है। इसे लिखिए और इसको याद कीजिए दोस्तों। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारी खतरों से सुरक्षा के परंपरागत विचार के 4 घटक क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों मैं आपको ये टॉपिक मतलब बिल्कुल किताब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास, आपके एग्जाम बस तुरंत आने ही वाले हैं। अभी हमें बहुत सारी चीजें लानी है, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, इसलिए दोस्तों मैं आपको बस वही चीजें दे रहा हूं जो कि पक्का एग्जाम के अंदर आपके टकरा ही जाएंगे। और मैंने तो आपको बोला ही है कि 90+ मार्क्स आप अचीव करोगे, बस जैसा मैं कहता हूं जैसा वैसा ही करो आप, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारी खतरों से सुरक्षा के परंपरागत विचार के 4 घटक बताइए। मतलब भारी खतरे जो होते हैं उनसे किस तरीके से सुरक्षा की जा सकती है। तो पहला देखो, अवरोध की बात की जाती है। युद्ध को रोकने की स्थिति, जैसे शीत युद्ध के दौरान परमाणु शक्ति ने दोनों महाशक्तियों के बीच अवरोध का कार्य किया था। अगर देखो दोस्तों, अगर ये दोनों देश नहीं रुकते और परमाणु बम जो होते छोड़ देते एक दूसरे देश के ऊपर, तो क्या होता है, इससे भारी संख्या में लोगों की हत्या हो जाती, ठीक है, जनसंहार हो जाता है। तो इसलिए क्या है, परमाणु शक्ति ने अवरोध की स्थिति निभाई। सेना शक्ति, देखिए युद्ध को सीमित करने के लिए और बाहरी शक्तियों का सामना करने के लिए सेना क्षमता को बढ़ाना, जैसे भारत द्वारा अपनी सेना शक्ति बढ़ाने के लिए हथियारों की खरीद करता है। तो क्या करना है दोस्तों, अगर आपको बाहरी खतरों से बचाव रखना है तो उसके लिए क्या है, मतलब किसी देश को अपनी बाहरी खतरों से बचाव रखना है तो उसके लिए क्या करना है, अपने सेना शक्ति को मजबूत करना है, ठीक है। आगे
शक्ति संतुलन। देखिए जो शक्ति संतुलन की बात कर रहे थे, प्रत्येक देश अपने पक्ष में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर भारत और पाकिस्तान का सेना क्षमता में संतुलन बनाए रखना, ठीक है। जैसे कि मान लो उदाहरण के तौर पर भारत और पाकिस्तान का सेना क्षमता में संतुलन बनाए रखना, तो ये भी क्या है, एक संतुलन बनाए रखता है सेना क्षमता में, जिससे क्या रहती है, अपने मतलब युद्ध रुका रहता है। जैसे मान लो पाकिस्तान हम पे हमला करता है तो उससे पहले सोचता है कि भाई हमला करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उलट के ये हम पे भी हमला करेगा। आपने कई सारे मूवी भी देखे होंगे, जैसे कि एक ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी है, देखा होगा, उसमें क्या होता है, युद्ध वगैरह होता है तो उसमें भी भारत जीत जाता है। देखिए गठबंधन बनाना, किसी एक देश के संकट के समय सहयोग करने के लिए देशों के बीच गठबंधन बनाना, जैसे नाटो या वार्सा पैक्ट। तो दोस्तों ये जो संधि थी, कोई एक नाटा और क्या बोला मैंने, नाटो और वार्सा पैक्ट, ये दोनों जो है संधि है, लोग ऐसे संधि बनाते हैं ताकि अपनी शक्ति को बढ़ा के रख सके और दूसरे देशों के साथ गठबंधन किया जा सके। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी देश के साथ गठबंधन करते हैं तो अगर हमारे पर वो हमला हुआ है तो वो देश भी अपने आप पर हमला मानकर वो हमारी हेल्प करते हैं। तो ऐसे में गठबंधन बनाना भी क्या हो सकता है, हमारे सुरक्षा का एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे परंपरागत विचार के 4 घटक, ठीक है। याद कर लेना, अवरोध, सेना शक्ति, शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, ठीक है। ये पॉइंट है और इस पॉइंट को आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के लिख देना, लेकिन लिखना जरूर छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला आ जाओ, अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है युद्ध के अतिरिक्त मानव सुरक्षा के किन्हीं 4 खतरों का उल्लेख कीजिए। आप मानव सुरक्षा के सामने कौन से कोई 4 जो है खतरे हैं वो बताने हैं हमें, ठीक है। कोई भी 4 खतरों का उल्लेख करना है, कोई भी 4 खतरों का उल्लेख करना है। तो देखिए पहले, संकीर्ण रूप से मानवता की रक्षा। देखिए व्यक्तियों को हिंसा और खून खराबे से बचना चाहिए। तो ये पहला खतरा है कि आज समय में देख सकते हो आप, आसपास पे टीवी पे न्यूज़ सुन सकते हो, आज किसी ने किसी को चाकू मार दिया, आज किसी ने किसी को जहर खिला दिया, कोई भी ऐसी जो है कि बम विस्फोट हो गया कहीं पे। तो ये चीज है कि खून खराबे से बचना। अगला है अकाल, महामारी और आपदाएं। देखो अकाल, महामारी और आपदाएं, ये सभी मानव सुरक्षा के खतरों के रूप में आते हैं। क्योंकि देखो अकाल पड़ जाएगा, पानी का सूखा पड़ गया, या फिर अब महामारी कोई बीमारी है, जैसे अभी कोविड-19 आया था, तो ये सारी बीमारियां, ठीक है। उसके बाद कोई आपदा, जैसे जलवायु की आपदा हो गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, या फिर इतनी बारिश हुई कि पानी भर गया, या फिर कोई भी ऐसी समस्या जो कि आपदाएं से जुड़ी होती है। आगे है आर्थिक सुरक्षा। देखिए यह भी मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अगर मान ले किसी के पास पैसा नहीं है, मान लो किसी के पास पैसा नहीं है तो अपना घर नहीं चला पाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, उसकी वजह से वो आत्महत्या कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे है मानव गरिमा की सुरक्षा। यह किसी व्यक्ति या समुदाय की आत्मसम्मान और अधिकारों को बनाए रखना है। तो ये सारी सुरक्षा क्या है दोस्तों, युद्ध के अतिरिक्त, युद्ध के अलावा मानव सुरक्षा के किन्हीं 4 खतरे जो थे ये थे दोस्तों, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन है, इसको भी आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है टॉपिक आपका परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है। क्या बोला दोस्तों मैंने, परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है, गठबंधन का निर्माण करना और इनको बनाए रखना इनमें से किस कोटि में आता है। देखिए दोस्तों, परंपरागत सुरक्षा यह किसी देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को बचाने के लिए सैनिक आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें सेना संघर्ष और निहत्थे नागरिकों को बचाना शामिल है, ठीक है। तो ये हमारा परंपरागत सुरक्षा हो गया। देखिए अपारंपरिक सुरक्षा क्या होता है, ये सुरक्षा के नए खतरे जैसे आतंकवाद, मानवीय संकट और आर्थिक असमानता से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, गठबंधनों का निर्माण और बनाए रखना। देखिए ये परंपरागत सुरक्षा का हिस्सा है, क्योंकि यह सेना सहयोग और संकट के समय रक्षा सुनिश्चित करने के लिए गठबंधन स्थापित करने का कार्य है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी क्या थी, आपका परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा और गठबंधन का निर्माण करना और इनको बनाए रखना, इनमें से कौन से में आता है। तो किस में आता है दोस्तों, ये हमारे संकट में आता है, सहयोग और परंपरागत सुरक्षा का एक ये हिस्सा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। शक्ति संतुलन क्या है और कोई देश इसे कैसे कायम करता है। देखिए शक्ति संतुलन से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें एक देश या दूसरे देश का समूह इतना शक्तिशाली हो कि वह दूसरे देश या देशों के समूह की बराबरी कर ले। क्या कर ले दोस्तों, कि वह दूसरे देश
या देशों के समूह की बराबरी कर ले और कोई भी देश या समूह दूसरे देश या समूह पर आक्रमण करके उसे पराजित ना कर सके। तो दोस्तों ये चीज थी, आप थोड़ा इसको लाइन को याद कर लेना एक बार, ठीक है। आगे, एक देश शक्ति संतुलन कायम करने के लिए अपने निकटतम देशों से संधि करके अपनी सेना शक्ति को बढ़ाकर संतुलन स्थापित करता है, जैसे जर्मनी का ऑस्ट्रेलिया के साथ संधि करना या भारत द्वारा सेना का आधुनिकीकरण, ठीक है, करना। तो ये सारी चीजें दोस्तों शक्ति संतुलन, मतलब कि अपनी शक्ति को इतना बना लेना कि कोई दूसरा देश हम पर हमला करने से पहले एक बार सोचे, ठीक है ना, और देशों के साथ गठबंधन करना, उससे शक्ति संतुलन में ही दोस्तों ये चीज आ जाती है। तो शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है, तो ये दोस्तों ये चीज आपकी पॉइंट वाइज रही, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, भारत की सुरक्षा संबंधी रणनीति के किन्हीं 4 घटकों का उल्लेख कीजिए। सुरक्षा क्या है पहले आपको बताना है, और भारत ने किन रणनीति को अपनाया सुरक्षा के लिए। ठीक है, सुरक्षा का मतलब है किसी भी प्रकार के खतरों से मुक्ति, ठीक है। भारत की सुरक्षा रणनीति निम्नलिखित है, किसी प्रकार की खतरों से मुक्ति है सुरक्षा का मतलब, ठीक है। अब देखिए, सेना क्षमता का सशक्तिकरण, सेना क्षमता का सशक्तिकरण। देखिए, भारत ने अपनी सेना शक्ति को बढ़ाकर अपने सुरक्षा हितों की रक्षा की है। सशक्तिकरण क्या मतलब कि सेना बल को और ज्यादा अधिक बढ़ा देना, ठीक है। अब देखिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा संस्थाओं को मजबूत करना। देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी बढ़ाई है, जिससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत के मजबूत होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए, आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा देखिए, भारत ने आतंकवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा उपायों को लागू किया है। आर्थिक वृद्धि, देखिए भारत ने आर्थिक विकास को अपनी सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। तो दोस्तों पॉइंट वाइज देखेंगे तो क्या है, सेना क्षमता को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा संस्थानों को मजबूत करना, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि। तो ये सारी चीजें क्या करती है दोस्तों, देश की, भारत देश की सुरक्षा के कुछ रणनीतियां हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, सुरक्षा को होने वाले खतरे के किन्हीं 4 नए स्रोतों का भूमिका या वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए, तो पहले क्या, सुरक्षा से अभिप्राय है खतरों से मुक्ति, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। सुरक्षा से होने वाले कुछ देखिए खतरों में शामिल है, जैसे कि पहला क्या है, आतंकवाद। यह एक महत्वपूर्ण खतरा है जिसमें नागरिकों को जानबूझकर लक्षित किया जाता है, ठीक है। आगे है मानवाधिकार का उल्लंघन, जैसे जातीय हिंसा और शोषण। आगे है वैश्विक गरीबी, जो देशों के अंदर और बाहर अस्थिरता पैदा करती है। स्वास्थ्य संकट, देखो महामारियां जैसे HIV, स्वाइन फ्लू आदि जैसे वैश्विक खतरे बन सकते हैं। दोस्तों ये क्या चीज है, सुरक्षा को होने वाले खतरे के किन्हीं 4 नए स्रोत। तो दोस्तों ये नए स्रोत है जो कि विश्व के सामने मंडरा रहे हैं खतरे के रूप में। हर देश की ये समस्या है, आतंकवाद, मानवाधिकार का उल्लंघन, वैश्विक गरीबी और स्वास्थ्य संकट, ठीक है। जैसे भारत में भी गरीबी है और पाकिस्तान में भी गरीबी है, और बांग्लादेश और बाकी सभी देशों में देखोगे जो कि अभी विकासशील देश हैं, वहां पर आपको अभी गरीबी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार की सुरक्षा के किन्हीं 2 तत्वों का वर्णन कीजिए। दोस्तों अवरोध और शक्ति, ये क्वेश्चन हो चुका है, तो मैं चलता हूं आगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको समझेंगे आराम से। देखिए क्या है, संसाधन की भू राजनीति क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था इस पर किस तरह से निर्भर होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संसाधन की भू राजनीति क्या है और वैश्विक अर्थव्यवस्था इस पर किस तरह निर्भर करती है। तो देखिए दोस्तों, संसाधन की भू राजनीति का मतलब है कि यह तय करना कि कौन क्या, कब, कहां, कितने और कैसे संसाधन हासिल करेगा। यूरोपीय शक्तियां संसाधनों के लिए विश्वव्यापी विस्तार का प्रयास करती थी और अक्सर इन संसाधनों को लेकर देशों के बीच तानातानी रहती थी। तो दोस्तों इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, संसाधन की भू राजनीति, मतलब संसाधन के पीछे जो राजनीति चलती है उसके पीछे क्या वजह है। तो देखिए दोस्तों, पश्चिमी देशों ने इस व्यापार, युद्ध और शक्ति के संदर्भ में देखा, ठीक है। देखो पश्चिमी देशों ने इसे व्यापार, युद्ध और शक्ति के रूप में देखा। 20वीं शताब्दी में वैश्विक अर्थव्यवस्था का काफी हिस्सा तेल पर निर्भर था, जिससे राजनीतिक संघर्ष होते थे, ठीक है। जल जो एक महत्वपूर्ण संसाधन है,
भी भविष्य में संघर्ष का कारण बन सकता है, विशेष रूप से जल की बढ़ती कमी के कारण। दोस्तों आज के समय में पृथ्वी के ऊपर जो जल बचा है वो बहुत ही कम जल है जो कि हमारे पीने उपयोग है। तो दोस्तों ये सारी जो थी हमारे संसाधनों की लड़ाई को लेकर, लेकिन आगे चलकर जो जल है वो भी एक विवाद का मुद्दा बनेगा दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो अभी भी जो हमारे गली में पानी बेचने आते हैं या फिर जो हम पानी आजकल खरीद के पीते हैं घरों में भी, पहले तो घरों में सप्लाई का पानी आता जिसे हम पी भी सकते थे, लेकिन आज समय में वो पानी पीने लायक नहीं है। आज के समय में हमें फिल्टर का पानी चाहिए हर एक व्यक्ति को। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक संपदा से आप क्या समझते हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है कि वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आसान नहीं है? तो देखिए जरा ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्यों नहीं है, आपको आसान क्यों नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्यों नहीं आसान है? क्योंकि दोस्तों देखिए कि सभी देश एक जैसा काम नहीं कर रहा है। सभी देश कोई देश अमीर है, कोई देश गरीब है, कोई देश अधिक प्रोडक्शन करता है मतलब उत्पाद करता है, कोई देश कम करता है। तो इसलिए सबकी जिम्मेदारी भी जो दोस्तों अलग अलग होगी। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए वैश्विक संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है जिन पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अधिकार होता है, जैसे वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र सतह और भारी अंतरिक्ष। विश्व संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मुश्किल इसलिए है क्योंकि देखिए तीन चीजें देखिए। पहला, एक सर्वसम्मत पर्यावरण एजेंडे पर सहमति बनाना कठिन है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है सर्वसहमति लाने के लिए या सर्वसम्मत लाने के लिए पर्यावरण, क्योंकि देखो अभी मान लो इसे भारत देश अभी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप करेगा तो ये कार्बन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसमें बात कही जाती है कि बिल्कुल जीरो कार्बन एमिशन करो, बिल्कुल कार्बन बिल्कुल भी प्रोड्यूस होना ही नहीं चाहिए। तो देश कैसे विकसित करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे चलेगी दोस्तों? तो इसलिए सभी देश सहमति नहीं होती। आगे, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच असमानता के कारण, ठीक है। देखो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, अब उत्तरी और दक्षिणी क्या मतलब, पूर्व पश्चिम की बात ही कर रहे हैं एक तरीके से। मान लो विकासशील देश और विकसित देश की बात की जा रही है। तो दोस्तों विकसित जो देश है उन्होंने जितना कार्बन फैलाना था फैला लिया, देश को मतलब पृथ्वी को गंदा कर दिया। अब जब विकासशील देशों की बारी है अपने आप को विकास करने का, तब उस समय ये कह रहे हैं कि भैया ये सब करना बंद कर दो। तो ऐसे कैसे कोई बात मान लेगा, है ना। बाहरी अंतरिक्ष के दोहन से लाभ हर पीढ़ी के लिए समान नहीं होता। तो ये सारे पॉइंट क्या है दोस्तों, आपके वैश्विक संपदा से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जैसा दोस्तों ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करके चलना, ठीक है। आगे चलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन क्या था, यह सम्मेलन कितना लाभप्रद सिद्ध हुआ, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था, जो पर्यावरण और विकास से संबंधित था। यह सम्मेलन निम्नलिखित लाभकारी सिद्ध हुआ, जैसे देखिए जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी पर अंतर्राष्ट्रीय नियम तय किए गए, ठीक है ना। तो यहीं पर ही बात की गई थी, जलवायु परिवर्तन को लेकर, जैव विविधता को लेकर वानिकी और अंतर्राष्ट्रीय नियम यहाँ पर तय किए गए। अब देखिए एजेंडा 21 के रूप में टिकाऊ विकास के तरीके सुझाए गए। आगे, यह सम्मेलन इस बात पर सहमत हुआ कि आर्थिक विकास इस तरह से किया जाए कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, जिससे टिकाऊ विकास कहा गया, ठीक है। इसे हम एजेंडा 21 भी कहते हैं। तो पृथ्वी सम्मेलन में ये सारी बातें हुई, जलवायु परिवर्तन को लेकर, जैव विविधता को लेकर और टिकाऊ विकास की बात की गई, तरीके सुझाए गए, ठीक है। और इन्होंने ऐसा एक तरीका बताया, इन्होंने कहा कि हम विकास तो करेंगे लेकिन पर्यावरण को नुकसान भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही था हमारा पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 कदमों का वर्णन करें। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। देखिए पहला क्या, 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ठीक है। मतलब अब इसके अंदर ऊर्जा को बचाया रखा जाएगा, ठीक है। स्वच्छतर ईंधन का प्रयोग, देखिए बढ़ाने के लिए बात की गई थी। इसके अंदर नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत वाहनों में सीएनजी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। आगे 2003 के बिजली अधिनियम में पुनर्नवा ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया, मतलब कि रिसाइकल करना है अब एनर्जी को, ठीक है। देखिए प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। तो दोस्तों ये इंडिया के द्वारा कुछ ग्रीन हाउस को उत्सर्जन को रोकने
के लिए, सॉरी दोस्तों, रोकने के लिए ये सारी चीज़ों को सुझाया गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। साझी जिम्मेवारी लेकिन अलग अलग भूमिका से आप क्या समझते हैं। देखो साझी, ये वाला क्वेश्चन फेवरेट है, ये वाला आता है हमेशा 4 मार्क्स में। ठीक है, 4 मार्क्स में भी आता है और 6 मार्क्स में भी आता है दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख के चलेंगे। साझी लेकिन अलग अलग साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं से क्या आप समझते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे। देखिए साझी जिम्मेवारी लेकिन अलग अलग भूमिका का अभिप्राय है कि पर्यावरण की सुरक्षा में सभी देशों की जिम्मेदारी समान है, लेकिन प्रत्येक देश का योगदान अलग अलग होगा, क्योंकि पर्यावरणीय क्षति में प्रत्येक देश का योगदान अलग है। इस सिद्धांत को 1992 के पृथ्वी सम्मेलन और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ या ऑन क्लाइमेट चेंज, देखिए क्या बोला है इन्होंने, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में स्वीकार किया गया। इसे लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला क्या है, साझी सहयोग। देखिए देशों को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, सुरक्षा और संरक्षण के लिए सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम को जो है उसको नियंत्रित रखना पड़ेगा। विकसित देशों की जिम्मेदारी। देखिए विकसित देशों को अपने संसाधनों पर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना होगा। वित्तीय सहयोग। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के तहत देशों को अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है कि जो देश जितना, मतलब अलग अलग जिम्मेदारी का मतलब क्या है, जिस देश ने जितनी ज़्यादा मतलब कार्बन को प्रोड्यूस किया है, जितना पृथ्वी को गंदा किया, उसका उतनी ही जिम्मेदारी है कि पृथ्वी को साफ करे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये जो अभी मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए दोस्तों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, लिख लेना, याद कर लेना। अभी अच्छा खासा टाइम है जो आप ये सब याद कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से दोस्तों। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए और दोस्तों लाइक करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।